दोस्तों, मैं अमन कुमार अमन जीएस रिसर्च सेंटर में पुनः एक बार स्वागत करते हैं। आज हम लोग भारतीय इतिहास को प्रारंभ करने वाले हैं और भारतीय इतिहास के मॉडर्न फेज को हम लोग देखना चाहेंगे। तो देखते हैं कि मॉडर्न इंडिया में क्या क्या था ना था, वो एक एक चैप्टर करके डिटेल वे में हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। देखेंगे भारत में यूरोपियनों का आगमन यूरोपवासी हमारे तरफ क्यों आए, इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उसका कारण क्या था, वो हमारे यहाँ आना क्यों चाहते। देखिएगा, स्थल मार्ग में आपको मान लिया जाए कि ये यूरोप है और बीच में कुस्तुनतुनिया 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 नाम का एक साम्राज्य हुआ करता था। इसका पतन हो जाता है 1453 ईस्वी में और उस्मानिया तुर्कों ने, ये तुर्क थे, तो वो कब्जा कर लेता था। और इटली के व्यापारी, चाहे स्पेन के, चाहे यूरोप के कोई भी व्यापारी यहाँ पर आता था तो उसके रास्ते में टैक्स वसूला करता था, अतिरिक्त कर वसूलता था, कर लेता था। तो इस रास्ते से आना नहीं चाहते थे वो, इसलिए नए मार्गों की खोज करना प्रारंभ किए। तो कि मजबूरी थी कि नया मार्ग खोजे, तब जाकर के वो जल मार्ग खोजने के तरफ अग्रसर हुए। तो ये हो गया स्थल मार्ग में अवरोध के कारण चलते। दूसरा है पुनर्जागरण। आपको मालूम होगा सबसे पहले जो पुनर्जागरण की जो शुरुआत हुई है वो इटली में हुई है। इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। पुनर्जागरण का तात्पर्य हुआ कि बौद्धिक स्तर पर चेतना जागी है, लोग अपने अधिकार के प्रति जागे हैं, साइंस का विकास हुआ है, कैसे तर्कवाद का विकास हुआ है। इस तरह के मतलब कह सकते ना कि अच्छे अच्छे क्वालिटी का डेवलपमेंट जो हुआ है पुनर्जागरण में। तो एक उनमें से ये भी था कि हम लोग को बाहर निकलना चाहिए और बाहरी दुनिया को एक्सप्लोर करने चाहिए। तो पुनर्जागरण का कहीं ना कहीं हेल्प रहा है। फिर देखते हैं वैज्ञानिक उपकरणों का आविष्कार। वैज्ञानिक उपकरणों का मतलब जैसे दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। फिर ये जो कंपास होते दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, कंपास का आविष्कार, या कह सकते हैं कि वो वो जो उसको कहते हैं ना कि नाव चलता है ना, तो उस पे कुछ पहले अटैक हो जाता था, तो उसके लिए हथियार लेकर के आगे बढ़ना। तब कहीं ना कहीं साइंस का योगदान रहा है। जैसे उसको दिशा बताने के लिए कंपास, फिर आत्म सुरक्षा के लिए हथियार। तो भौगोलिक खोज को बढ़ावा देने में पुनर्जागरण हो जाने से बौद्धिक क्षमता और तार्किक और वैज्ञानिकवाद इन सब का विकास हुआ है। इस वजह से वहाँ आर्थिक विकास ज़्यादा देखने को मिला। कहाँ? यूरोप में। इस वजह से आर्थिक विकास आया, तो जब पैसा आ जाता है तो लोग बाहर घूमने के लिए सोचता ही है। तो आर्थिक विकास हुआ वहाँ पे, तो भौगोलिक खोजों को बढ़ावा मिला और यूरोपीय बाहर निकले। चलते यूरोपीय बाहर निकले, उसका एक एग्जाम्पल आप कोलंबस के बारे में पढ़े होंगे। वो इटली का रहने वाला था और इंडिया को लेकर निकला था, इंडिया को खोजने निकला था, लेकिन वो मिस गाइड हो गया और उसको लगा कि इधर ही इंडिया को पहुंच गया वेस्ट की तरफ, और बहामास जो आइलैंड है वेस्ट इंडीज के आसपास पर, वहाँ पहुंच गया और एक वेस्ट इंडीज का उन्होंने खोज कर दिया। उसको लगा ये इंडिया है, वेस्ट में पड़ता था, वेस्ट इंडीज हो गया, वो आज वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। हालांकि कभी कभी इसका अमेरिका के खोजकर्ता के रूप में भी इसका नाम मिलेगा। अब भारतीय वस्तुओं का यूरोप में अधिक मांग था। अगला देख लेते हैं, भारतीय वस्तुओं का यूरोप में अधिक मांग। जैसे हम लोग का स्पाइस था, मसाला, वो काफी उन लोग को पसंद आया करता था, बहुत ज्यादा पसंद तो आता था। अब व्यापार बहुत ज्यादा होता था, 60 गुना 70 गुना इस तरह से व्यापार हुआ करता था। तो इस वस्तु जैसे मसाला है, सूती कपड़ा है ना, दूसरे वस्तु भी और है वो। उसके बाद देखेंगे कि यूरोपीय भारत में क्यों है, तो कंपटीशन की भावना एक थी कहीं ना कहीं। जैसे इटली बाहर निकला, स्पेन बाहर निकला, पुर्तगालीज बाहर निकले। तो ये कहीं ना कहीं पहले हम खोज करने के मैंने जो भावना थी ना, वो प्रतिस्पर्धात्मक रूप से कहीं ना कहीं हेल्प किया। और इसीलिए यूरोपीय आगमन का मतलब भारत में आगमन हुआ, यूरोपियनों का इंडिया में आगमन हुआ।
सबसे पहले हमारे यहाँ पुर्तगीज आए लेकिन 1498 में। उसके बाद इंग्लैंड आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद डेन्स मैंने डेनमार्क, और फ्रेंच आए सबसे लास्ट में। ये 1498 ईस्वी। और अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए। 1600 मतलब 1600 में इसकी कंपनी की स्थापना, ये कंपनी की स्थापना है। कंपनी की स्थापना आने का क्रम नहीं है, आने का क्रम नहीं है। देखिए 1498 में पुर्तगीज की स्थापना हुई, और ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच कंपनी 1602, डेनिश कंपनी 1616 ईस्वी में, और फ्रेंच कंपनी 1664 में। अगर आगमन की बात करते हैं, आगमन की, फिर भी ये आगमन भी होगा। आगमन 1498 में, ये आगमन 1608 ईस्वी में हो जाएगा, और किस ये आपको 1605 ईस्वी में हो जाएगा, है ना। फिर ये डेल्स 1620 ईस्वी में हो जाएगा। आगमन की बात करते हैं, ये 1668 ईस्वी में हो जाएगा। मतलब आगमन की बात करते हैं, तो ऐसे स्थापना की बात करेंगे तो वो। अब सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है पुर्तगाली। पुर्तगाली में देखेंगे वास्को डी गामा आया था। आपको मालूम है सबसे पहले अपने यहाँ आया था कौन, यूरोपियन में, तो वास्को डी गामा। हालांकि इससे पहले बार्थोलोम्यू डियाज ने इंडिया आने का नहीं, मैंने बाहर निकलने का, यूरोप से बाहर निकलने की जरूरत की, उत्माशांत द्वीप तक पहुंचे। अफ्रीका के सबसे साउदर्न पॉइंट होता है ना, उसको उत्माशांत द्वीप कहते हैं, तो वहां तक तो खोज हो चुकी थी। तो वास्को डी गामा ने उस चीज का यूज किया। उत्माशांत द्वीप होते हुए वो अब्दुल मजीद की सहायता से इंडिया पहुंचे। और कालीकट के राजा हुआ करते थे जमोरिन। हालांकि जमोरिन शासक नहीं है, जमोरिन एक उपाधि ली गई है ना। वो व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम नहीं मतलब बताया जा रहा है, आपको वो उपाधि लिया करते, जैसे राजा की उपाधि, फिर कह सकते हैं कि सम्राट की उपाधि, इस तरह की उपाधि था। जमोरिन हिंदू शासक था, तो उन्होंने इसका जबरदस्त स्वागत किया। कोई भी विदेशी मेहमान आया तो उसको थोड़ा मतलब खातिरदारी तो बनता है, तो उन्होंने जबरदस्त इनका ये किया, मतलब स्वागत किया। उसके बाद ये मतलब व्यापारिक उन्होंने डिमांड किया कि मैं यहाँ से व्यापार करना चाहता हूँ। बोले कि ठीक है आप व्यापार करिए। तो उन्होंने इंटरेस्ट लिया स्पाइस में, मतलब मसाला के व्यापार करने में। वो ले गए तो उसको लगभग 60 गुना बेनिफिट हुआ। ये वाला चीज़ तो अदर को पता चला तो बौखला गया। बोला कि अरे तू कौन सा व्यापार करता है तेरे को 60 गुना फायदा होता है। तो अदर जो कंट्री थे ना, वो भी इंडिया आने की तब कह सकते हैं कि वो भी जरूरत करने लगे कि हम भी चलेंगे इंडिया। उन्होंने देखो वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, पुर्तगाली कंपनी का नाम था इस्तादो द इंडिया कंपनी, इस्तादो द इंडिया। फिर 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज केब्राल, ये भी ट्राई किए इंडिया आने का, दो जहाजी बेड़ा लेकर के निकले थे ये। और 1502 ईस्वी में दूसरी बार वास्को डी गामा इंडिया आए थे। और पहली जो फैक्ट्री वास्को ये पुर्तगालियों की लगी है कोचिन में लगी है, 1503 ईस्वी में लगा है। और दूसरी जो फैक्ट्री लगी है, पहली फैक्ट्री जो पुर्तगालियों की लगी है कोचिन केरल में लगी है, 1503 में लगी है। और दूसरी जो फैक्ट्री लगी थी तो वो कन्नूर नाम की जगह 1505 ईस्वी में लगी। अब और वास्को डी गामा के बारे में देख लेते हैं। वास्को डी गामा के बारे में देख लेते हैं। तीसरी बार भी आए थे, कई लोग को मालूम नहीं होता। ये तीसरी बार 1524 ईस्वी में आए थे। और इनका 24 दिसंबर को भारत में मृत्यु इनकी हो गई। तो ये पुर्तगालियों के शुरुआती कुछ जानकारी हमने बताया। अब इसके आगे की बात करते हैं। अब हमारी बारी पुर्तगाली वायसराय को एक एक करके देखने की है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में। इनका शासनकाल रहा, मतलब गवर्नर का शासनकाल रहा 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक। ये प्रथम गवर्नर हुआ करते थे पुर्तगाली का प्रथम गवर्नर थे। ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने अपनाया, मतलब समुद्र पर कब्जा करने की नीति इन्होंने अपनाया, क्योंकि वो समुद्री प्रमुख जल मतलब मार्ग हुआ करता था, जिससे व्यापारी और व्यापार दोनों होते थे। 1508 में चौल नामक एक जगह है गुजरात में, वहां पर इसे गुजरात के शासक से भिड़ंत हुई, सामान्यतः उसमें हार गए। फिर अगले वर्ष गुजरात के शासक, जिसका नाम आपको याद रखना जरूरी है, महमूद बेगरा, और मिस्र और तुर्की, ये तीनों एक बार लड़े और पुर्तगाली एक साइड लड़े। यानी कि पुर्तगाली का नेतृत्व वास्को डी अल्मेडा, ऐसा तो नहीं है कि वास्को डी अल्मेडा खुद कर रहे थे, बस इनके शासन काल में ये युद्ध हुआ था जिसमें पुर्तगाली जीत गए थे, ये तीनों हार गए थे। अगला हम लोग बात करते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क की।
अल्फांसो डी अल्बुकर, इनका शासनकाल 1509 से लेकर के 1515 ईस्वी तक है। इन्हें रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज एम्पायर इन इंडिया माना जाता है। इन्होंने भारतीयों की स्त्रियों से विवाह करने की नीति अपनाई और कृष्णदेवराय के मैंने कह सकते हैं कि समकालीन रहे। उन्होंने भटकल नाम का कर्नाटक का एक जगह इनको दे दिया और बोला कि तुम दुर्ग बना सकते हो भटकल नाम के स्थान पर। और इन्होंने इनके बारे में और देखें तो ये सेकंड वायसराय हुआ करते थे। ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने जो अपनाई थी ना इनसे पहले, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, उनको ये वो वाला पॉलिसी को इन्होंने बंद कर दिया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, गोवा को आदिल शाह, बीजापुर के था, बीजापुर ये साउथ इंडिया में आपको पड़ेगा। सर बीजापुर देख रहे थे हम लोग कि सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है गोवा का छीनना। मतलब गोवा को कौन छीने, तो कहेंगे कि सर ये जो अल्बुकर्क है वो कहाँ का, मतलब इस पर कंट्रोल किसका था, तो आदिल शाह नाम का शासक था, बीजापुर के हैं। वहाँ के शासक से ये वाला छीने गोवा को, और बाद में ये 1530 में इसे पुर्तगाली अपने राजधानी बनाएंगे। थोड़ा आगे देखिए। अब हमारी बारी तीसरी वायसराय की देखने की है, जिनका नाम नीनो डी कुन्हा है। 1529 से लेकर के 1538 तक इनका शासनकाल रहा है। ये अल्बुकर्क के बाद महत्वपूर्ण गवर्नर में से एक थे, इसलिए इनका नाम आया उनके बाद। 1530 ईस्वी में ये कोचीन से अपनी राजधानी गोवा शिफ्ट किए। और अभी अभी हम आपको पढ़ाए थे कि 1510 में गोवा को बीजापुर के शासक से छीना गया है। बीजापुर के शासक से छीना है और बीजापुर के शासक का नाम था आदिल शाह छीना गया है। तो उस समय ये सिर्फ छीन करके रह गए थे, लेकिन राजधानी बनाने का काम नीनो डी कुन्हा ने किया है। इसलिए दोनों क्वेश्चन आएंगे, वो ध्यान रखना। और अगला इनके शासनकाल में क्या हुआ जो हमारे काम का है, वो सेंट टॉमे और हुगली में ये बस्तियां इन्होंने बसाई। और बहादुर शाह की हत्या इन्होंने बुलाकर किया था। पानी वाला जहाज होता है, समुद्री जहाज, उसको बुलाकर किए थे। और दमन पे अधिकार कर लिए। इनकी हत्या करने के बाद ये 1531 में दमन पर, फिर बॉम्बे और बेसिन पर 1534 में, दीव पर 1535 में इन्होंने अधिकार कर लिया था। तो ये रहा पुर्तगालियों के विषय में। अब इसका पतन देखने की बारी है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको